स्वागत है आपका। तो देश देख रहा है कि कैसे विपक्षी नेताओं में होड़ लगी है बीजेपी में जाने की। एक अभियान सा चल रहा है, बीजेपी चलो अभियान। जाहिर है सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन जाते हुए पुराने घर में हुई ज्यादतियां गिनवाई जा रही हैं। सवाल भरोसे का है कि ये नेता बीजेपी के लिए भी कितने भरोसेमंद होंगे, लेकिन राजनीति में इतनी फिक्र नहीं की जाती। शॉर्ट टर्म गोल सेट किए जाते हैं और उन्हें अचीव किया जाता है, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो विपक्ष के दल बदलू नेता हैं। बीजेपी तो इनके जरिए लॉन्ग टर्म गोल सेट कर रही है। 2019 का गोल नीतीश ने तो कह भी दिया कि 2019 में नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। विपक्ष में उनका कद का कोई नेता है ही नहीं। सवाल उन पर भी उठेंगे कि क्या इसीलिए नीतीश ने सरेंडर कर दिया। लेकिन राजनीति में ऐसे सवालों के कोई ज्यादा मतलब नहीं होते, क्योंकि राजनेताओं से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जाती। लेकिन देश सब देख रहा है। राजनीति की इन्हीं उठापटक पर शुरू करते हैं आज की चर्चा। जब बर्दाश्त कहते हैं, बर्दाश्त की सीमा जो पार हो गई, तब हमने इस्तीफा दिया है। शिवपाल यादव जी का नाम हमारे पास कोई प्रस्ताव है, मैं ऐसा कोई विचार करूं। तो विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में हर रोज सेंध लगाई जा रही है। कई लोग टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझेंगे। लेकिन इस सेंध के पहले ये सुनिए कि नीतीश कुमार ने आज क्या कहा है। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो ये अपने आप में एक नई बहस शुरू होगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोदी का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं है। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि बिहार और गुजरात के बाद आज बारी आई यूपी की। विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी की ओर रुख कर लिया। इनमें एसपी के एमएलसी बुक्कल नवाब भी शामिल हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे डेमोक्रेसी की लिंचिंग कहा। शिवपाल यादव की भी बात हो रही है, आ सकते हैं। नहीं, शिवपाल यादव जी का नाम हमारे पास कोई प्रस्ताव है, मैं ऐसा कोई विचार चल रहा। क्या शिवपाल यादव भी बीजेपी में चले जाएंगे? यही सवाल था बीजेपी अध्यक्ष से। उम्मीदों के हिसाब से शाह का जवाब भी आया। शाह के इस जवाब के चंद घंटों बाद एसपी और बीएसपी के कई पहचाने हुए चेहरे लाल और नीले रंग से निजात पाकर भगवा रंग धारण कर रहे हैं। हम तो इसमें ज्वाइन करना है, सीट भी योगी जी को समर्पित कर दिया था। हम भूखे हैं, मुंह से आप कहलवाना चाहते, बर्दाश्त कर रहे थे इतने दिनों से। हम जब बर्दाश्त कहते हैं, बर्दाश्त की सीमा जो पार हो गई, तब हमने इस्तीफा दिया है। राजनीति में कुछ भी स्थिर और स्थायी नहीं रहता, और ये सारी घटनाएं उसी तर्ज पर हो रही हैं। इसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन संसद में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो कुछ बिहार, गुजरात और यूपी में हो रहा है वो लोकतंत्र की लिंचिंग है। ठीक है मैडम, ठीक है, आप जैसा बोलेंगे आपके आदेश पे मैं चलूंगा। ये भी एक डेमोक्रेसी का लिंचिंग है। नीतीश जा चुके हैं। 4 दिन के गुना भाग के बाद मीडिया के सामने आए शरद यादव निराश हैं। कसक इस बात की है कि नीतीश जी को जनता से किए करार को तोड़ना नहीं था। करार महागठबंधन के हक में था। जो गठबंधन है उसके टूटने का मुझे वेदना है, और मैं मानता हूं कि सारे देश भर में एक बात जरूर होना चाहिए कि जो जनता से किया हुआ करार है उससे बड़ी कोई चीज है नहीं। गुजरात में भीषण बाढ़ है। जनप्रतिनिधियों को अपने इलाके में होना था, लेकिन गुजरात के कांग्रेसी विधायक अभी भी कर्नाटक में डेरा डाले हैं। जाहिर है सेवा से ज्यादा जरूरी सत्ता है। हालांकि बिहार में बीजेपी ने ये कहते हुए लालू का तख्ता पलट किया कि सेवा के लिए सत्ता जरूरी है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और इधर बुक्कल नवाब समेत दूसरे एसपी और बीएसपी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी का इरादा यूपी को बीएसपी और एसपी से मुक्त करने का है। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में विधान परिषद के 3 सदस्यों ने, जो वर्तमान में थे, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के सपा बसपा की गलत नीतियों का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का काम किया है। मैं भाजपा परिवार में
सबका सम्मान के साथ स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबके कारण से भाजपा की ताकत बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश को जो सपा बसपा मुक्त बनाने का हमारा अभियान है उसको बल मिलेगा। अब जरा पूरी तस्वीर को समझिए। नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया, जो कि विपक्ष में एक मजबूत नाम थे, अब उनमें शामिल हो गए। बुक्कल नवाब जैसे 2 MLC एसपी के, 1 MLC समाजवादी पार्टी के, उनको तोड़ लिया गया या वो खुद चले गए। पार्टियां कह रही हैं इनकी, एसपी और बीएसपी की, इनको प्रेशर में डालकर ब्लैकमेल कर तोड़ा गया है। गुजरात में जो हो रहा है वहां पर आरोप लगा कि पैसे खिलाकर तोड़ा जा रहा है। और अब जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि यूपी को एसपी और बीएसपी से मुक्त करना है, यानी विपक्ष को खत्म करना है। चाहे सरेंडर की तकनीक हो या पैसों की तकनीक, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, कम से कम कांग्रेस का यह आरोप है, या दबाव की तकनीक हो, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। यह कितना सही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उर्मिलेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हरिशंकर गुप्ता है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और बाकी कुछ और मेहमान भी कुछ ही देर में आकर जुड़ जाएंगे। हरिशंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे समझता हूं, कल तक आपके गठबंधन का एक बड़ा नाम थे नीतीश कुमार, वो शामिल तो हुए सो हुए, अब वो कह रहे हैं कि 2019 में कोई सामना नहीं कर सकता मोदी जी का। क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, जब चरणों में बैठ ही गए हैं नीतीश कुमार जी, तो उसके बाद तो कोई भी बयान दे उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। अगर आज 2019 के लिए वो मोदी जी के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद ही कल तक उम्मीदवार थे कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनूं, और शायद इसी बात के चलते हुए उन्होंने यूपीए का जो गठबंधन है उससे अपने आप को अलग किया है कि यूपीए के गठबंधन में उनको इस बात की हरी झंडी नहीं मिली कि आपको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो अब तो वो उनके चरणों में बैठे हुए, मोदी जी के चरणों में बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती तो प्रधानमंत्री तो अब भी नहीं बनेंगे। वही मैं कहने के लिए जा रहा हूं कि जब यूपीए ने उनको मना कर दिया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग चले एनडीए की तरफ। एनडीए के चरणों में जाके बैठ गए अभी नीतीश कुमार जी। नहीं तो उन्होंने ऐसे कोई मांग की थी क्या कि मुझे प्रधानमंत्री पद चाहिए और मुझे कैंडिडेट बना दो 2019 के लिए? देखिए, सर्वविदित है कि नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन बने, तो उनके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी जगह खाली होनी चाहिए। अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए, तभी वो गठबंधन में रहेंगे। उर्मिलेश जी, ये जो पूरी तस्वीर हमने रखी है जनता के सामने कि चाहे गुजरात में जो हुआ वो हो रहा है, यूपी में किस तरह से अलग अलग दलों से निकल कर सब बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, या केशव प्रसाद जो कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष को खत्म ही कर देंगे, इन सब पर हम आएंगे। पहले नीतीश कुमार आज जो कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है सामना करने की, तो क्या कहीं ना कहीं ये डर था जिसकी वजह से आपको लगता है कि इन्होंने एनडीए का साथ संभालना वक्त की जरूरत समझा है? देखिए, अभी तक इस बात का खुलासा वाकई नहीं हुआ, जबकि हमारे देश में इतना विशाल मीडिया है, इतना विस्तार है उसका, 82,000 अखबार हैं, 800 चैनल हैं, न्यूज़ चैनल भी काफ़ी हैं। लेकिन सच पूछिए तो नीतीश कुमार जी के राजनीतिक हृदयांतरण की असल कथा अभी तक सामने कहीं नहीं आई। मैं भी नहीं जानता इसीलिए कि भाई असल क्या कहानी है, क्योंकि एफआईआर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर है। सिर्फ इस कारण तो वो सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे, मैं नहीं समझता। तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि एफआईआर पर इस्तीफा देने की परंपरा भारत में अभी तक नहीं है। उनके मंत्रिमंडल में बहुत मिल जाएंगे, खुद उन पर एफआईआर की बात आई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, और कोर्ट से और निर्वाचन आयोग से जिनको कहा जा चुका है कि ये नहीं है इनवैलिड, उनको भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रखा गया हुआ है। तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में, बल्कि उनके वोटिंग का मसला आया था तो उस पर भी कह दिया गया कि वोट नहीं दे सकते, तब भी वो मंत्री हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये मसला कुछ और है, क्योंकि एफआईआर केवल नहीं हो सकती है। 2 साल वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके रहे, करीब 20 महीने के आसपास। उन पर इस कार्यकाल के दौरान का कोई मामला नहीं है। जो मामला है वो बेनामी संपत्ति का है, जिस वक्त वो 13 या 14 साल के थे, जो उन्होंने कहा प्रेस के सामने कि हम तो अभी हमारी मूछ भी नहीं आई थी, तब का मामला है, और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूं? मेरे पिताजी हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसकी असल कथा कुछ और है, क्योंकि आप देखिए, पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जब 300वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस वक्त से लेकर के और राष्ट्रपति चुनाव तक जो नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, सभी इश्यूज पर जो स्टैंड था वो एनडीए के साथ था लगभग।
और ह्यूमिलिएट करना भी था आरजेडी के बड़े नेताओं को। एक प्रचार ये भी किया गया कि बहुत दखलंदाजी थी, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में बिहार के बारे में मेरी जितनी जानकारी है उसके मुतालिक एसडीएम तक का ट्रांसफर लालू प्रसाद इस सरकार में नहीं करा सकते थे। जिस तरह वो घिरे हुए थे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में, कोर्ट केसेस में, उनकी जो राजनीतिक तेजस्विता है वो तो बुझ चुकी थी। वो कुल मिलाकर रहमो करम पर थे नीतीश कुमार के, वरना जो आदमी नीतीश कुमार से पार्टी में ज्यादा सीटें लाता है वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाता। वो सरेंडर इसलिए ही किए थे नीतीश कुमार के सामने क्योंकि नीतीश कुमार की छवि अच्छी थी और लालू प्रसाद की छवि उसके आगे और काफी संकट के उस दौर में भी थे। बिल्कुल ये माना जा रहा था कि खत्म हो गया पॉलिटिकल करियर, लेकिन एक रिवाइवल था वो उनके लिए। लेकिन जो अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं इस आपके इस सवाल के जवाब में कि सरेंडर जो उन्होंने किया है किस वजह से किया है, आई थिंक जो सरकार से इस्तीफा दिया और गठबंधन पलट किया, जनादेश पलट किया, ये वही कारण है जिसकी वजह से आज वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कह रहे हैं कि उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई खड़ा ना हो, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं ये क्या वही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, जो खाना नहीं खा, जो रात जो डिनर तक जिन्होंने कैंसिल कर दिया था और जो कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री इनको अनाउंस किया गया तो मैं एनडीए से बाहर हो जाऊंगा और हो गए। ठीक है सर। तो आखिर ये हृदयांतरण कोई अचानक तो नहीं, ये कोई बात होगी इसके पीछे, बहुत बड़ी बात। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप सिंह बाबू जी भी जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के, उनके पास भी चलते हैं। प्रदीप सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनके पास जी सवाल यह है कि जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों से एक तरह का एग्जॉडस चालू है, एक तरह से सारे लोग भाग रहे हैं बीजेपी की ओर, इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? और खास तौर पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिन भी पार्टियों से नेता भाग रहे हैं उन पार्टियों की भी अपनी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी है कि वो नहीं रोक पा रहे अपने लोगों को? नरेश जी देखिए, गुरु गोलवलकर ने एक बंच ऑफ थॉट्स उनके हैं, उसमें संग्रह उनके भाषणों का है, उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति को अनावश्यक आज़ादी देता है, जो कि इनके आदर्श पुरुष हैं गुरु गोलवलकर। और लोकतंत्र के विरोधी, अगर लोकतंत्र में विपक्ष न हो तो विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना ये लोग कर रहे हैं। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य का भी बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि सपा मुक्त और बसपा मुक्त हमें उत्तर प्रदेश चाहिए, कांग्रेस मुक्त का नारा पहले से चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में न सपा रहेगी, न बसपा रहेगी, न कांग्रेस रहेगी, मतलब विपक्ष नहीं चाहिए आपको, विपक्ष नहीं चाहिए मतलब विरोध नहीं चाहिए। जिस लोकतंत्र में विरोध न हो, जिस लोकतंत्र में विरोध के कोई स्वर न उठाए जाए, अगर स्वर उठाए जाते हैं तो उनको किसी भी तरह कुचलने की कोशिश हो, तो लोकतंत्र की कहीं न कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। सवाल ये नहीं कि 2-3 लोग चले गए, 2-3 लोग के जाने से या किसी के जाने आने से कभी कोई उनके लोकतंत्र ऐसे इरादे, ऐसी योजनाएं प्रदीप जी तब तक कामयाब नहीं हो मनसा सकती जो इनकी है, जब तक विपक्ष और विपक्ष की एकता कमजोर ना हो। जब तक विपक्ष और विपक्ष की एकता कमजोर ना हो ऐसे इरादे कामयाब कहां हो पाते हैं। और अगर आज देश की 70% जनता के ऊपर अगर बीजेपी राज कर रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की अपनी कमजोरी भी उसमें मानिए आप कम से कम। नहीं, बिल्कुल हम इसको भी मानते हैं, ये मानते हैं, नहीं तो अगर कमजोर ना होता तो नीतीश कुमार जो भाषा आज बोल रहे हैं, मुझे लगता है जो नीतीश कुमार जी, अभी उर्मिलेश जी ठीक कह रहे थे, जो नीतीश कुमार जी खाना खाने के नाते गठबंधन तोड़ दे रहे हैं, उनके साथ खाना डिनर नहीं करेंगे। जो नीतीश कुमार जी अगर एक अखबार में उनका नाम आ गया उनका और मोदी जी का, तो उन्होंने छोड़ दिया गठबंधन। इतना दुराव जिस मोदी से था उस मोदी के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। सवाल ये है कि ये तो बहुत पहले लोग कहते थे, नेहरू जी थे तो नेहरू जी का कोई विकल्प नहीं था, इंदिरा जी थी, इंदिरा जी का विकल्प नहीं था। सब समय के साथ साथ नए नए विकल्प पैदा होते गए और समय नया विकल्प देगा, मोदी जी का नया विकल्प देगा, निश्चित रूप से देगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषण कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करने की यहाँ पर कोशिश, और जो कि अलग-अलग स्टेटमेंट में सामने भी आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, एक और स्टेटमेंट सुनते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के इस मॉब लिंचिंग के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि एक समय लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय मिलकर समाजवाद और संघ को एक धारा बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों की हत्या कर दी गई। हुकुमदेव नारायण के इस बयान को इस चश्मे से भी देखा जा रहा है कि क्या यूपी में
इस फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश है और समाजवादी पार्टी के मुलायम और शिवपाल धड़े को बीजेपी में लाने की कोशिश है। ये 1964 में कानपुर में संघ के शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोहिया को आमंत्रित किया था और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे थे। उनके जो दुश्मन थे उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो 67-68 दोनों में, 67 में लोहिया और 68 में दीनदयाल दोनों की हत्या कर दी गई कि ये एकत्रीकरण न होने पावे। चलिए प्रदीप जी, सवाल आप ही से, ये जो कह रहे हैं इस बात का रेफरेंस आज जो आया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी और लोहिया जी एक साथ आना चाहते थे लेकिन हत्या करा दी गई, और साथ ही कहीं ना कहीं बाजार में ये खबर भी काफी गर्म चल रही है कि जो एक और खेमा है आपकी पार्टी का जो नाराज चल रहा है, शिवपाल यादव का खेमा, वो बीजेपी में आ सकता है। ऐसी संभावना आपको लगती है क्या इसमें? प्रदीप जी, लेकिन कहीं न कहीं लोग समाजवादी, समाजवाद रग रग में जिनके समाजवाद है, अगर वो समाजवादी मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से इस तरह के लोकतंत्र विरोधी लोगों से जाके गिलेंगे। लेकिन जहां तक रही हुकुमदेव नारायण जी की बात, वो नई बात उन्होंने छेड़ दी कि लोहिया की हत्या हुई है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात अगर सदन में बोलेंगे जो कि तथ्यहीन है, ये कतई उचित नहीं है। ठीक है, उर्मिलेश जी आपसे समझना चाहूंगा, देखिए जो बात आज केशव प्रसाद मौर्य ने कही वो अचानक से निकली हुई बात नहीं है, वो बात है जिस पर काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि किस तरह के योजना पर काम चल रहा है और जो होता हुआ दिख भी रहा है। आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि हमको यूपी में एसपी और बीएसपी को मुक्त करा देना है, यूपी को कांग्रेस मुक्त भारत का नारा पहले लगा चुके हैं। तो हम कैसे भारत की कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे कोई विरोध नहीं होगा, कहीं विपक्ष नहीं होगा? नहीं, ये इसका मतलब साफ है कि जो पार्टी इस समय केंद्र में सत्ता में है या उत्तर प्रदेश में सत्ता में है या आपके मुताबिक 70% इलाके में सत्ता में है, तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती है। क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए आलोचक चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए करेक्टिव मेजर्स चाहिए। ये तो केवल तानाशाही में या निरंकुशता या राजा रानी वाले शासन में ही होता है कि भाई एक ही कोई खेमा हो। ये अलग अलग खेमे नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी या जनसंघ इसके पहले जो थी, उसके राजनीतिक संस्कार का आई थिंक ये मूल तत्व है कि वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। और यही कारण है कि आज़ादी की लड़ाई में जो बुनियादी तौर पर भारत में लोकतांत्रिक समाज स्थापित करने की बात करता था, पूरा का पूरा आज़ादी की आंदोलन का नेतृत्व, चाहे वो भगत सिंह की धारा हो, अंबेडकर की धारा हो या गांधी नेहरू की धारा हो, हर धारा ये चाहती थी कि भारत में लोकतंत्र ही स्थापित हो। यहाँ तक कि वे लोग भी जो वामपंथी थे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जो शरीक थे, जैसे ईएमएस नंबूदरीपाद वगैरह, वो एक समय कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वो सेक्रेटरी थे एक समय, ईएमएस नंबूदरीपाद। ये सभी लोग चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो और अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके दिमाग में यह था। लेकिन एक संगठन था जो 1925 में बना था, लेकिन आजादी की लड़ाई में वो कहीं शरीक नहीं था, इसलिए कि उसका लोकतंत्र में यकीन नहीं था। उसको लगता था कि ये लोग तो लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करेंगे, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र चाहता था, एक ऐसा राष्ट्र जो पुष्यमित्र शुंग के समय था। क्योंकि मनुस्मृति माना यह जाता है कि मनुस्मृति की रचना बहुत वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय वो पूरी तरह उसका सूत्रीकरण हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही दर्शन है, वही विचार है जो इस तरह की बातें करता है कि किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश में, किसी और पूरे देश में विपक्ष नाम की चीज न बचे। ये बहुत ही खतरनाक दर्शन है। और दूसरी बात आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी के बारे में एक छोटा सा कमेंट। उन्होंने आज एक नई बात कही कि लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय दोनों की हत्या हुई थी। हमने तो यही सुना था एक जर्नलिस्ट के रूप में कि दीनदयाल जी की रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी, हो सकता है वो हत्या हो। लेकिन डॉक्टर लोहिया की हत्या के बारे में इवन समाजवादी खेमा का कोई भी बड़ा नेता इस तरह की बात नहीं कर सकता है। और अगर ये हत्या हुई थी जैसा वो कह रहे हैं, तो अब तक हुकुमदेव नारायण यादव इतने सालों तक, इतने दशकों तक खामोश क्यों थे? एक तो ये। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर हत्या हुई थी, या रहस्यमय मौत तो सभी जानते हैं, ये भी मानते हैं कि हत्या भी हो सकती, लेकिन अभी तो मान लीजिए कांग्रेस की सरकारें थी, अभी तो यूपीए की सरकार उस समय थी, अभी 3 साल से बीजेपी कंट्रोल गवर्नमेंट है पूरी तरह। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या
रहस्यमय मौत या जो भी आप कह लीजिए, उसकी एक जो नहीं हाई लेवल इंक्वायरी ये सरकार गठित कर देती, बहुत दिलचस्प होगा, बहुत ही सारे के सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो क्यों नहीं लोकसभा में या राज्यसभा में इस तरह की बात कर रहे हैं ये तमाम बीजेपी के सांसद? ये केवल बयान क्यों दे रहे हैं, किसके लिए ये बयान दे रहे हैं? ठीक है सर, यहां पर हरिशंकर जी हमारे साथ हैं। हरिशंकर जी, जो बात आज बीजेपी कह रही है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष मुक्त भारत ही है। गुजरात में वो मॉडल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहां पर कांग्रेस का कहीं कोई बेस आज की तारीख में दिखता नहीं है उस तरह से। विपक्ष मुक्त गुजरात पहले से है, अब विपक्ष मुक्त भारत अगर ये होता है। सॉरी, मैं लेट मी करेक्ट यू। गुजरात में कांग्रेस चाहे भले ही बरसों से विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस का गुजरात में आधार अभी भी इंटैक्ट है। कई बार एक के बाद एक विधानसभा हारा है, कई बार हारा है, लेकिन निगमों में, स्थानीय पंचायतों में वो एक बड़ी ताकत है। उत्तर गुजरात में कांग्रेस आज भी मुख्य विपक्षी दल वही है। और दूसरी बात कि जिस तरह कांग्रेस को भी वहां पर मैनेज किया बीजेपी ने, वो कमाल का, उसके नेताओं को उन्होंने पटा लिया। उसके नेताओं चलिए, मेरा सवाल हरिशंकर जी से यह है कि आप कैसे रोकेंगे जो बीजेपी अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ा रही है पूरे देश में और अब विपक्ष को खत्म करने की बात कर रही है, आप रोकेंगे कैसे? कोई तैयारी है क्या आपके पास? देखिए, ऐसा है कि आज जब बीजेपी ने यह ठान लिया है कि देश के अंदर विपक्ष को खत्म करना है, तो उस लड़ाई के अंदर बीजेपी ने 5-6 विधायक गुजरात में कांग्रेस के तोड़े हैं। और ये तो बीजेपी ने एक खरीद फरोख्त का पूरा एक बीड़ा उठा के रखा हुआ है। इतने पैसे का प्रलोभन देकर लोगों को अपने साथ करना। सर, अगर ये पैसे का प्रलोभन है तो इसका प्रूफ आप सामने क्यों नहीं लाते? वही लोग हैं। अगर पैसों से तोड़ा जा रहा है तो प्रूफ सामने क्यों नहीं लाते? इन चीजों का प्रूफ नहीं हुआ करता है। तो फिर बिना प्रूफ के ऐसी बात करने का क्या मतलब है? ये भी तो हो सकता है कि जो लोग जा रहे हैं, जैसे बुक्कल नवाब गए, वो कह रहे हैं मुझे 1-1.5 साल से बहुत घुटन हो रही थी, आपके लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इसके लिए आपको भी तो मंथन करना होगा। ठीक है, जो समय आने पर इसका प्रूफ भी मिलेगा नरेश जी, इसमें आप चिंता ना करें, समय आने पर इसका प्रूफ भी मिलेगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमेशा ये माना जाता है कि बीजेपी आज एनडीए पूरे देश के अंदर जो हालत कर रही है, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, पिछले गोवा में उन्होंने किया, अरुणाचल में उन्होंने किया, इस जिस्म से पैसे की जो खरीद फरोख्त हो रही है, वही लोग जा रहे हैं इसमें जिनको पैसे का लालच है, जो पैसा देख कर जा रहे हैं, जो किसी न किसी प्रलोभन से फंस कर जा रहे हैं। तो गुजरात के, जैसे उर्मिलेश जी ने भी कहा, गुजरात में कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। गुजरात में कांग्रेस के 6 लोग गए हैं टूटकर। वो 6 लोग इसलिए गए हैं कि बघेला जी के साथी थे। जब शंकर सिंह बघेला चले गए तो वो भी तो आपकी कमजोरी बता रही है। आपके पुराने साथी छोड़ के जा रहे हैं सर, वो भी एक तरह की कमजोरी ही है। हमारे साथ अब बीजेपी से के शर्मा भी जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो योजना पर काम कर रही है कि विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप लोग पहले दे चुके हैं। केशव प्रसाद जी ने आज कहा कि यूपी से हमको एसपी बीजेपी से मुक्त करना है यूपी को। तो आप किस तरह की योजना पर काम कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है क्या? कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो योजना पर काम कर रही है। और आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप टीवी की आवाज बंद कर दें। नरेश जी, हाँ नरेश जी, मैं अभी डिबेट में तत्काल सम्मिलित हुआ हूँ, लेकिन इतना मैं कहूँ कि मैं उर्मिलेश जी का व्याख्यान सुन रहा था। माननीय उर्मिलेश जी एक बहुत पहले अच्छा सवाल का व्याख्यान जवाब दिए। सर, पहले सवाल का जवाब उसमें उन्होंने कहा कि ये हाँ उसी उनका व्याख्यान वही था, लोकतंत्र कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, इनका दर्शन ये है। तो उर्मिलेश जी 2014 से ये व्याख्यान लगातार दे रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा क्या रीज़न है हम तो नहीं समझ पाते। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये सर्टिफिकेट देने से पहले उर्मिलेश जी आपको विचार करना चाहिए। बहुत सीनियर आप पत्रकार हैं और उस लोकतंत्र की बात आप नहीं करते जिसकी हत्या इस कांग्रेस पार्टी ने 1975 में की थी। तो वो अनुभव भी शायद आपको हो। चलिए ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। देखिए, मैं आपसे इसीलिए कह रहा था, मुझे ब्रेक पर जाना था कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपके पास आता हूं, छोटा सा ब्रेक लेके। जब बर्दाश्त कहते हैं, बर्दाश्त की सीमा जो पार हो गई, तब हमने इस्तीफा दिया है। शिवपाल यादव जी का नाम हमारे पास कोई प्रस्ताव है, मैं ऐसा कोई विचार करूं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या
बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रही है? क्या इस योजना पर काम चल रहा है? पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि अगर आप विपक्ष मुक्त भारत की नीति पर काम कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस योजना पर बताइए, क्या आपकी तैयारी है? नरेश जी, बस इतना सा कहूंगा कि मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा अपनी बात रखने के लिए। विषय ये है, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का ये दायित्व है कि वो अपने संगठन का, अपनी विचारधारा का जो है विस्तार करे, और उसको विस्तार करना ही चाहिए। और ये आपको बताऊं, इतना विस्तार की विरोध की सारी आवाजें खत्म कर दी जाए तो ये निश्चित। आज नरेश जी, आज आपको विपक्ष की आवाज और लोकतंत्र की चिंता हो रही है। मुझे एक बात बताइए, जब से भारत स्वतंत्र हुआ और 1970 के दशक तक और 80 में जाकर जो है विपक्ष का किसी को दर्जा मिला, इतने वर्षों तक इस देश में कोई विपक्ष नहीं था, पंचायत से लेकर और संसद तक। तो वक्त के साथ साथ हमारी राजनीति भी मैच्योर हो गई, लोकतंत्र की चिंता नहीं, वक्त के साथ चीजें मैच्योर, इसको वापस पीछे लेके जाएंगे क्या? नहीं, सुनिए मुझे एक बात, देखिए, संगठन का यदि हम विस्तार कर रहे हैं और हमारे प्रति जन आस्था है, तो हम क्या करें? हम विपक्ष को घर से उठा के लाएं ये कहने के लिए कि चलिए आप। नहीं तो आरोप तो ये लग रहा है ना, आरोप तो सर ये लग रहा है ना कि विपक्ष को ऊपर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। सर आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि विपक्ष को खत्म करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गुजरात में आरोप ये लगा कि 10-10 करोड़ रुपए में लोगों को खरीदा गया, वहां पर सांसदों को, विधायकों को। आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपके पास एक सबूत है? हाँ। आप मुझे बता दीजिए, आपके पास एक सबूत है? नहीं, मैं सबूत कहां से लाऊंगा? आरोप मेरा नहीं है ना, एक सबूत आरोप मेरा नहीं है कि मैं सबूत लाऊंगा। आरोप लगे, जवाब आप देंगे। नरेश जी, आप आज जो सब आरोप नहीं, आज जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप सबूत तो मांग लीजिए। नहीं, सबूत मैंने मांगा, आरोप लगा देंगे। सबूत मैंने मांगा, हरिशंकर जी साथ में है, खत्म कर ही लिया है। नहीं तो हाँ, मैं पूछता हूँ, ये अपने ही विधायकों का रेट लगा रहे हैं। इनसे ये पूछ लीजिए, बता रहे हैं कि 15 करोड़ में हमारे विधायक, नहीं 10 करोड़ था वो फिगर। ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ में हमारे विधायक वहां पर खरीदे जा रहे हैं। आप एक बताइए, क्या कोई किसी को फोन किया? आप बता दीजिए सच क्या है? कोई वहां पर इनके पास नहीं, तो आप बता दीजिए कितने में खरीद रहे हैं? कोई राशि दी है? कहाँ किसने लिया है? नहीं, आप अपना रेट बताओ ना साहब, आप रेट लगा रहे हो। इनसे ये पूछ लीजिए कि कितने में खरीदा है? कहा? नहीं, किसको खरीदा है? आप ये पूछ लीजिए कितने में खरीदा है? इतना सा जवाब दीजिए। 2014 के पहले से जगदम्बिका पाल, कृष्णा तीरथ, पुरेंद्रेश्वरी, जयंती नटराजन, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत विश्वकर्मा, एस.एम. कृष्णा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, बलवंत सिंह, यशपाल आर्या और इनके प्रतिपक्ष के नेता जो बाघेला साहब, ये क्या सब खरीदी हुई है? ये क्या कहना चाहते हैं उनके संदर्भ में? जवाब है इनके पास? ये सब किसी न किसी प्रलोभन में गए, कर्णधार नेता है। सत्ता का प्रलोभन, पैसे का प्रलोभन। नहीं, किस प्रलोभन में? सत्ता का प्रलोभन, पैसे का प्रलोभन। शर्मा जी, रीता बहुगुणा प्रलोभन में आई। और ये क्या है, इनके जो नेता है, एक्चुअल बिल्कुल प्रलोभन में गई। वास्तविकता ये है कि इनका नेतृत्व जो है आज पूरी तरह से अक्षम हो चुका है, ये काम करके अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं। इनके नेतृत्व पर इनके लोगों का विश्वास नहीं है। आप अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं। ये लोग हैं, ठीक है, कि समय बदलेगा तो यही लोग सबसे पहले छोड़कर भागेंगे आपको। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। देखिए, आपने वक्त मांगा, वक्त दिया गया, सबसे पहले छोड़कर बाकी मेहमानों को भी शामिल किया जाए। आप ठीक है शर्मा जी, दीजिए मुझे। नहीं शर्मा जी, ठीक है, इससे ज्यादा वक्त देना थोड़ा मुश्किल है। और मेहमान भी है जिसने प्रदेश के नेतृत्व पर आवाज उठाई हो, सबने आपके, ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास, आएंगे पर क्वेश्चन उठाई। आप लोग ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके राहुल गांधी पे आरोप न लगे, उसके नेतृत्व को छुपाने के लिए, उसकी विफलता को छुपाने के लिए आप लोग पैसे का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी तरह से, राहुल गांधी पे किस बात का आरोप लगेगा? भारत में नहीं रहता, 6 महीने राहुल गांधी ने थोड़ा भेजा इनको। नहीं, गुप्ता जी, हरिशंकर जी, ये कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व की कमजोरी, नेतृत्व की असफलताओं का आरोप न लगे, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं खरीद फरोख्त के।
ताकि अंदर की कमजोरी के बारे में कोई बात ना करे। देखिए बातें बनवाना कोई इनसे सीखे। नरेश जी मेरे को बोलने दीजिए, बातें बनवाना कोई इनसे सीखे। सुबह शाम झूठ के जाम पीते और पूरे देश में जहर उगल रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी के ना तो कहने से कोई गया है और राहुल गांधी पर किसी ने आरोप भी नहीं लगाया है। ये बिल्कुल गलत बात है और झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल कर सो बार एक झूठ को बोल। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अफजल अब्बास भी जुड़ गए हैं, नेता है जेडीयू के। ठीक है शर्मा जी, हरिशंकर जी, आपको रोकना चाहूंगा, काफी वक्त आप लोगों को दिया यहाँ पर। अफजल अब्बास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल भाई, अब आज नीतीश कुमार ने यह कहा कि 2019 में मोदी जी का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब आपसे समझना चाहूंगा मैं। तो जग जाहिर है जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हो रहा, बीजेपी का नेतृत्व जिसे काम कर रही है, उस आधार पर उन्होंने कहा है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल पहचाने सकते किसका स्टेटमेंट था। अगर ये बीजेपी कांग्रेस का नेतृत्व स्ट्रांग होता और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अगर सही से नेतृत्व अपने हाथ में लेके काम करते तो मैं समझता हूं कि महागठबंधन टूटता नहीं। जब खुद ही राहुल गांधी कहते हैं कि वही इशारा तो वही है ना। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व जिस तरह से काम कांग्रेस करना चाहिए तो वो काम नहीं कर पा रही, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए शंकर सिंह बाघेला जितनी बातें सब आ रही हैं, मैं नहीं कहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत हैं, कोई किसी उनका सामना कर नहीं सकता 2019 में। तो क्या सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार ने और इसी वजह से आए हैं एनडीए में? नीतीश कुमार जी ने सरेंडर नहीं किया। नीतीश क्योंकि उनको पता था कि कोई सामना नहीं कर सकता। नीतीश कुमार नो डाउट नीतीश कुमार को एक नेशनल पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर एक नेता के तौर पर देखा जाता, आज भी है कल भी रहे। लेकिन जो हालात है, जो विपक्ष का रोल होना चाहिए तो वो रोल हुआ नहीं। और नीतीश कुमार चाह रहे थे कि बिहार में महागठबंधन। मुझे बताइए नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर आप विपक्ष के रोल की बात करें तो विपक्ष को कमजोर करने का काम भी नीतीश कुमार ने किया। बिहार जो परिस्थितियां सामने है उस परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने बिहार के हित के लिए काम किया। मतलब 2019 में जीत दिख नहीं रही थी इस खेमे की, इसीलिए इधर आ गए। ये सवालों का जवाब उन्होंने दिया है कि अगर है तो बताइए कि मोदी जी के मुकाबले में कोई आ रहा है, जवाब नहीं तो कहीं जीत नहीं दिख रही थी तो इसलिए जीत वाले खेमे के साथ जुड़ गए। जीत वाले खेमे के लिए जो भ्रष्टाचार जिस आरोप के चलते उन्होंने रिजाइन दिया है तो वो बिहार का मैंडेट था, बिहार के आधार पर उन्होंने आरोप ही लगा था ना। आरोप लगा था, फिर तो हमने भी डिमांड तो किया था। हमने तो फिर नीतीश पर भी ठीक है, हमने तो डिमांड तो किया था, क्या नहीं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड एनडीए में किसी पे आरोप नहीं है, बिल्कुल होगा। हम इससे इनकार क्या कर रहे हैं? देखिए बिहार में विकास चाहिए, एक चेहरा नीतीश कुमार है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास के दृष्टिकोण से जो उन्होंने किया वो सही किया है और जनता खुश भी है। ठीक है, एक पक्ष नाराज होगा, लेकिन आज पूछिए बिहार, चूंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार के लोग कहते हैं चलो कम से कम इसी बहाने बिहार का डेवलपमेंट हो। जो एक जुमला उनका था कि 20 महीना तक मैं किसी बड़ी मुश्किल से मैंने चलाया, तो इससे लगता है कि इंटरनल कुछ ऐसी खामियां रही हैं या आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रहा था, जिसके वजह से सरकार चलाने में उनको असुविधा होती है। ये बयान मैं नहीं कह रहा, नीतीश कुमार जी का। ठीक है शर्मा जी, एक बार फिर आपके पास। इस वक्त अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो 70% जनता के ऊपर इस वक्त बीजेपी राज कर रही है। और कितना ग्रो करेंगे, कहां तक ले जाना चाह रहे हैं? विपक्ष को थोड़ा सा जीने दीजिए, विपक्ष रहने दीजिए। इस देश की खूबसूरती यही है कि विरोध की आवाज है। और कम से कम ये जो तरीके हैं कि यहां से तोड़ के यहां शामिल कर लो, कुछ यहां से तोड़ लो, वो सब तो रुक जाए कम से कम। नरेश जी, किसी को कहीं नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन आप ये जान लें कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको लेकर ये कांग्रेस नेतृत्व जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ है, उसे पता ही नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी इस तरह का जब इशू उठाते हैं, और ये जो नीचे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनको चुनाव लड़ना है, इनको जनता के बीच जाना है, ये देख रहे हैं कि हमारा नेतृत्व किस तरह से बयानबाजी करता है, किस तरह का जो है निर्णय ले रहा है। आप मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक की हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का ये जमकर विरोध करते रहे, सबूत मांगे, सेना के ऊपर आरोप लगाया, तरह तरह के कमेंट्स किए। जमीन में जनता जो है कुछ और सोच रही है, इनका नेतृत्व कुछ और सोच रहा है, तो आखिर उस जनप्रतिनिधि को नीचे जाके चुनाव लड़ना है ना। इनके नेता को तो चुनाव लड़ना नहीं है, इसका इनके नेता तो ऊपर में बैठे हुए हैं 10 जनपद में, इनको तो पता है नहीं, इनको जमीनी हकीकत क्या पता। आप मुझे ये बताइए कि नोटबंदी को लेके जमीन में कोई अलग विषय है, पशु क्रूरता कानून आता है, उसका जो है इनका केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करके केरल में गाय कटवाने लगता है, वहां पर जो है अब उसको तो जनता को फेस, इसको जनप्रतिनिधि को फेस करना है, उसको जाना है जनता के बीच।
वो क्या जवाब देगा वहां पर? उसके ठीक है। लिए तो वो ये समझ रहा है कि हमारा जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से राजनीतिक बेसुध हो चुका है, विफल हो चुका है, अविश्वसनीय हो चुका है, तो हम इस डूबती हुई नाव के पास क्यों जाएं? मैं केवल एक शब्द आपको और कहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा अंतर, ये क्षेत्रीय संकट नहीं है। ठीक है शर्मा जी, ये ठीक है शर्मा जी, रिएक्शन लेते हैं। क्षेत्रीय संकट ठीक है नहीं शर्मा जी, है, ये कांग्रेस की राजनीति का राष्ट्रीय संकट है और ये राष्ट्रीय संकट इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जो है संगठन तो है ही नहीं इनके पास। ठीक है शर्मा जी, बाकियों को बोलने दीजिए, विपक्ष को बोलने दीजिए। लोकतंत्र रहेगा और लोकतंत्र ही चलेगा। ठीक है, लोकतंत्र रहेगा तब तक रहेगा जब तक विपक्ष रहेगा, तभी लोकतंत्र रहेगा। यहाँ पर पहले प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, फिर हरिशंकर जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि अभी शर्मा जी जो कह रहे थे नोटबंदी की बात, आखिर नोटबंदी में क्या कहा गया था? नोटबंदी में कहा गया था कि नोटबंदी के बाद कम से कम आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी या कम होंगी, वो भी नहीं रुकी। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार में कमी आ जाएगी, कितनी कमी आ गई जरा आप पैमाना निकाल के देख लीजिए। नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन कितना जमा हुआ इसको आज तक नहीं बता पाए, आरबीआई आज तक नहीं बता पाए कि कितना पैसा वापस जमा हुआ। तो सवाल यह कुछ जो आप कर रहे हैं उसका फायदा क्या हुआ? नोटबंदी आपने किया, आप नोटबंदी गा रहे हैं, नोटबंदी को आपने जोड़ दिया कि अगर नोटबंदी का किसी ने विरोध किया तो आपने राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया उससे। ठीक है, आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया, इस पर हम जवाब भी लेंगे, इस पर जवाब भी लेंगे। आपके सवाल ये है कि जो चीज जिस चीज का आपका विरोध किया जाता है आप उसको देश प्रेम से जोड़ देते हैं। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कैसे आदमी कैसे? ठीक है, इसका हम जवाब लेंगे। पहले हरिशंकर जी के पास। 3 साल में ठीक है प्रदीप जी, ऐसा कौन सा काम सरकार ने किया? शर्मा जी बता दें कौन सा ऐसा काम योजना है? चलिए हम जवाब लेंगे, जवाब लेंगे प्रदीप जी, जो चल रही है जवाब लेंगे प्रदीप जी। रुकिए हरिशंकर जी, क्या जितनी योजनाएं आपके तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। ठीक है प्रदीप जी, सरकार आ गई तो उन्होंने समर्थन किया उसका। चलिए हरिशंकर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस जीएसटी की बात आज ये कर रहे हैं, जीएसटी के नाम पे संघवाद का डंका पीट रहे हैं, वो जीएसटी का इसका विरोध नहीं किया था मोदी जी ने कि कांग्रेस का आधार नहीं है, कांग्रेस मजबूत नहीं है, एक का नेतृत्व खत्म हो चुका है। मैं शर्मा जी को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इतना ही मजबूत थे तो 60 साल विपक्ष में रहे आप लोग, 60 साल विपक्ष में रहे आप लोग। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई राजनीतिक हादसा है तो वो एनडीए का सरकार में आना है। अगर इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। शर्मा जी को अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं। शर्मा जी पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, जो हरकत आप देश में कर रहे हैं, ठीक है, ये हरकत शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुई। दिल्ली में जीरो कैसे हो गए? अरे आप भी जीरो रहे हैं कभी कभी, आपकी भी पार्लियामेंट में 2 सीटें रही हैं। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। 2 सीटें रही हैं। एक मिनट रोकूंगा आपको, आप दोनों को रोकूंगा। उर्मिला जी, बहुत अहम सवाल है जो विपक्ष कह रहा है। अभी प्रदीप सिंह जी ने कहा कि 3 साल में कोई अच्छा काम बीजेपी ने नहीं किया, डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, जीएसटी में संघवाद है। उसके बावजूद अगर सब कुछ फेल ही हो रहा है, सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो क्या वजह है कि पूरे देश में पब्लिक कम से कम बीजेपी के साथ जा रही है? आप चाहे कितना भी कह ले कि जितने भी हथकंडे हैं, अलग अलग आरोप हैं, लेकिन एक सच है, एक लहर तो है और जीत का सिलसिला बना हुआ है, बिना पब्लिक के सपोर्ट के मुमकिन नहीं है। पब्लिक आज बीजेपी के साथ क्यों जा रही है अगर कुछ नहीं हुआ तो? देखिए, एक ट्रेंड ये है कि 2014 का जब चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत मिला, अभूतपूर्व बहुमत मिला। बीजेपी को ऐसा बहुमत कभी नहीं मिला था। उसके बाद 2 चुनाव हुए, दिल्ली का और बिहार का। दोनों जगह दिग्विजयी जो अभियान था बीजेपी का वो ठहर गया। दोनों जगह बुरी तरह हार हुई और 3 सीट आई केवल दिल्ली में, जहां की बीजेपी की महत्वाकांक्षा सरकार में आने की थी। बिहार में वो मानकर चल रही थी कि चूंकि कोई चेहरा नहीं दिया है, मोदी जी के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वहां भी वो जीत जाएगी। लेकिन महागठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब रही बात, 3 इधर चुनाव हुए, मणिपुर का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ। दोनों जगह बहुत महत्वाकांक्षाएं थी बीजेपी की। बीजेपी हार गई, लेकिन हारकर बीजेपी ने सरकार बना लिया। मणिपुर में सरकार कैसे बनाई पूरी दुनिया जानती है। गोवा में कैसी सरकार बनाई, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, लेकिन गोवा में सरकार उनकी थी, बीजेपी की सरकार थी। हाँ, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार जरूर थी। एक सेकेंड,
बीजेपी की सरकार गोवा में थी तो एक तरह से गोवा की सरकार के खिलाफ मैंडेट था, वो रिजेक्शन था एग्जिस्टिंग सिस्टम का, एग्जिस्टिंग गवर्नेंस का। लेकिन जबरन वहां पर सरकार बनाई गई जिसको कहा जा रहा है कि नहीं नहीं कोई करप्शन नहीं है। आखिर बगैर करप्शन के, बगैर लेन देन के, बगैर किसी प्रलोभन के, लेकिन लेन देन केवल कैश का नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। और भारत में सबसे धनी पार्टी आज की तारीख में बीजेपी है। ये मैं नहीं, चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं। जो आप चुनाव पर खर्च कर रहे हैं, आप कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उससे बहुत ज्यादा खर्च आपका है चुनाव में, ये आयोग में दर्ज है। आप कहिएगा तो मैं अभी खोलकर अपने इस कंप्यूटर से बता दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि यकीनन बीजेपी ने इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की मेहनत का भी उसको फल मिला है। वो दोनों बेहद मेहनती लोग हैं, दोनों के पास आरएसएस की अपनी एक दृष्टि है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का एक अभियान है। उनको लगता है कि इस देश में यही वो मौका है जब हिंदू राष्ट्र के लिए नींव डाली जा सकती है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सवर्ण हिंदू राष्ट्र, सवर्ण हिंदू राष्ट्र का मतलब मनुवादी राष्ट्रवाद। तो ये पूरा का पूरा एजेंडा है इस वक्त आरएसएस का, जिसको भारतीय जनता पार्टी अंजाम देने में लगी हुई है। और इसके लिए विपक्ष की जो बात आप कर रहे हैं, मैं इस बात से शर्मा जी के सहमत हूं, सिर्फ एक बात से, कि विपक्ष दृष्टिहीन है, विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास वह ऊर्जा नहीं है, लोग उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमान नीतीश कुमार जी विपक्ष के एक चमकदार चेहरे थे, जिस तरह उन्होंने समर्पण किया, उनके हृदयांतरण की जो कथा है वो बहुत ही हृदय विदारक है। आई मीन जिस तरह से वो चिढ़ते थे नरेंद्र मोदी से, कोई कांग्रेस का नेता भी उस तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिढ़ती हुई भाषा में नहीं बोलता था जिस तरह श्रीमान नीतीश कुमार बोलते थे। लेकिन उन्होंने, अच्छा वो कहते थे बड़े नैतिक व्यक्ति वो हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या कि जनादेश आपको मिल रहा हो और आप रातों रात दूसरी सरकार बना दे रहे हैं और कहते हैं कि आप तो एफआईआर के कारण सरकार दूसरी बना रहे हैं। देखिए ये जो हुआ है बिहार में, ये कोई साधारण घटना नहीं है, एक पूरे जनादेश को उलट दिया। अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद चुनाव डिक्लेयर किया होता विधानसभा भंग करके, तब मैं मानता कि वाकई वो नैतिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात और भी आज कोर्ट ने भी कहा, जो कि हम भी उस दिन से लगातार कह रहे हैं, असंवैधानिक तो नहीं हुआ। नहीं, आई एम सॉरी, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया है जो याचिका ये दी गई थी कि भाई इन्होंने जिस तरह सरकार बनाई वो गलत है, मौका दिया जाना चाहिए था विपक्ष को। सिर्फ इस मसले पर कहा है। जनादेश को पलटना एक राजनीतिक प्रश्न है, ये केवल जुडिशियल प्रश्न नहीं है, राजनीतिक जो अनैतिकता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर जी अफजल भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़े भाई हैं, उनके सामने एक तिफले मकतब की तरह है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। लेकिन जो स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, ठीक नीतीश कुमार पे जो भी इल्जाम लगाया जाए, जितनी बात आप कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने 2013 से लेकर अब तक जो कहा सब चूंकि ऑन रिकॉर्ड है, कोई इनकार नहीं किया। वो तो मोदी जी के कारण ही अलग हुए थे, ऑन रिकॉर्ड है, तो वाजपेयी और इनकार नहीं किया था। क्या इसको बचाने के लिए गठबंधन के नेताओं की और लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? इतना बड़ा इशू जो बनते जाता है, एक टाइम पर टाइम लिए जाने के बावजूद नहीं इस्तीफा देते क्या तेजस्वी? देखिए मेरा ये मानना है अगर एक सेकंड तेजस्वी और पूरा लालू का खानदान अगर इस्तीफा भी दे देता, सर एक सेकंड ये मौका नहीं मिलता। अगर वो इस्तीफा देते या फिर अपनी पब्लिक डोमेन में बात आगे कहते, तो मैं समझता हूं कि ये जो आज बातें हो रही हैं, ये नीतीश कुमार जी को कहने का मौका नहीं मिलता। मैं अपने 32 सालों के पत्रकारिता के अनुभव, एक सेकंड के अनुभवों की रोशनी में और बिहार को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करने वाले एक छात्र के रूप में कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामने का फैसला 4 महीने 5 महीने पहले कर लिया था। और एक सेकंड तेजस्वी आप कंफर्म कर रहे हैं क्या राहुल जी का बोलना? मुझे एक सेकंड बोलने दिया जाए, मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। तेजस्वी इस्तीफा दे देते, लालू का दूसरा बेटा जो और राजनीतिक आदमी है वो भी इस्तीफा दे देता, तो भी नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थापते। ये बिल्कुल स्पष्ट है उनके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सेकंड उर्मिलेश जी, एक बात शायद कहीं ना कहीं और स्पष्ट है, आप ही की बात को आगे ले जाना चाह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो न ये सरकार बनती। लालू के साथ जब गए थे, कन्विक्टेड थे वो, उस वक्त वो कन्विक्टेड थे, भ्रष्टाचार लालू यादव एक पार्टी के अध्यक्ष थे। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है।
आखिर में वक्त की कमी है। FIR के कारण थोड़े कोई इस्तीफा देता है। प्रदीप सिंह जी, आऊंगा शर्मा जी आपके पास आऊंगा। पहले प्रदीप सिंह जी की एक सवाल आपसे है कि जिस पर लगातार चर्चा चल रही है कि बीजेपी काफी मजबूत है इस वक्त, उनके कार्यकर्ताओं का हौसला भी मजबूत है और विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, कुछ ना कुछ उत्साह भी कम हुआ है, कुछ ना कुछ भरोसा आत्मविश्वास सब टूट रहा है उनके कार्यकर्ताओं का भी। ऐसे में कैसे विपक्ष को आप बचा पाएंगे कि इस देश में विपक्ष जैसी कोई चीज बची रहे? क्या तैयारी आपके पास? आज की तैयारी काफी नहीं दिखती। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी हम लोग, एक बार ऐसा हुआ था 1991, हम लोग बहुत कमजोर थे। आज हमारे पास 47 विधायक, उस समय इससे भी कम थे, आधे से। विधायकों की संख्या कम होना अलग बात है, घर में फूट है, बुरी तरह फूट है, कभी भी पार्टी दो फाड़ हो सकती है, ऐसी चर्चा। वापस सत्ता में आ गए। हमारे पास आत्मबल की कमी नहीं है, हमारे पास मनोबल की कमी नहीं है। इनके दबाने से, इनके झुकाने से झुकने वाले लोग नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासनिक अमले का उपयोग करके, तंत्र का उपयोग करके अगर आप विपक्षियों को दबाना चाहेंगे तो ठीक है, वो लोग दब जाएंगे जो कहीं न कहीं, जिनकी कोई कोर दबी होगी, जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ भ्रष्टाचार किए होंगे जाने अनजाने में, वो दबाएं, वो जाएं। अगर शिवपाल जी शामिल होते तो वो भी किसी ऐसी वजह से भ्रष्टाचार की वजह से शामिल होंगे क्या? आज अमित शाह जी ने बोला, नरेश जी, अमित शाह ने कहा कि उनको कोई, जो भी आएंगे हमारे यहाँ, उनको कोई राजनीतिक ओहदा नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि ठीक है, वो चले तो गए, लेकिन वो कैसे, क्या वहां पे अर्जित करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन आज विपक्षियों का, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं विपक्ष को जनाधार, विपक्ष विहीन किया जाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष विहीन लोकतंत्र की ये लोग मंसूबा बनाए हुए हैं। लेकिन समय आएगा और विपक्ष एक होगा और महागठबंधन फिर बनेगा और इनका हम लोग पूरा जो है, बिहार में जो महागठबंधन बना हमने देख लिया और अगली बारी कम से कम यूपी में होता हुआ दिख रहा है। अगर वो सही होता है, शिवपाल यादव अगर बीजेपी में आते हैं तो बड़ा झटका होगा वापस से विपक्ष की एकता के लिए भी। हरिशंकर जी, वही सवाल आपसे है, क्या तैयारी है? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, भारत का लोकतंत्र, ये जो स्थिति आज बनी है देश के अंदर, बीजेपी ने जो बनाई है, ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, यहाँ का जनतंत्र इतना मजबूत है कि ऐसे झटके झेलने की उसमें ताकत है। आज ये कितनी मर्जी कोशिश कर लें, आज अगर इन्होंने ये ठाना है कि भारत को विपक्ष विहीन बनाना है तो ये भूल जाएं, कभी इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ठीक है शर्मा जी, अब कमेंट आपसे, आपने सुन लिया विपक्ष क्या कह रहा है और बार बार आवाज यही उठ रही है कि इस देश को विपक्ष विहीन नहीं बनाना है, विपक्ष भी रहे, उसकी आवाज भी रहे, विरोध का स्वर खत्म ना हो। नरेश जी, मैं एक कमेंट्स उर्मिलेश जी के कमेंट्स पे कर दूं। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने दिल्ली की चर्चा की और बिहार की चर्चा की, लेकिन उन्होंने हरियाणा की चर्चा नहीं की, उन्होंने महाराष्ट्र की चर्चा नहीं की, वो झारखंड की चर्चा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उत्तराखंड का चर्चा नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जीत की बात नहीं की, उन्होंने आसाम की जीत की बात नहीं की। वो दो हम जो हारे उसकी चर्चा करके उन्होंने 2014 के बाद का जो हार है उसको उन्होंने गिनाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 8-9 राज्य जो है ये हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और इस पर जीता है। दूसरी बात नरेश जी, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए आज हमारा नेतृत्व कितना सशक्त है और नेतृत्व एक निर्णायक है, प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाला है, गरीब केंद्रित कार्यक्रम चलाकर और गरीबों की सेवा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। आप नेतृत्व की एक आप विषय देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद जो प्रतिपक्ष के नेता थे राहुल गांधी, वो तो छुट्टी मनाने चले गए इटली, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस दिन से अमित भाई शाह निरंतर जो है 110 दिन के संगठन विस्तार की योजना पर राज्य का प्रवास कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हमारे 4 लाख से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो है देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो आप ये समझिए कि एक तरफ संगठन के ऊपर काम करने वाले और प्रभावी रूप से मेहनत करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ जो है बेसुध पड़ा, राजनीतिक रूप से बेसुध पड़ा विपक्ष है। तो इसमें हमारी क्या गलती है साहब? आप अपने नेता को जगाइए, आप अपने नेता को लाइए, उसकी विश्वसनीयता बनाइए, उसके जो है प्रभाव क्रिएट कीजिए, उसकी निष्क्रियता को समाप्त कीजिए और कह दीजिए
कि ऐसा देश का विपक्ष का रोल मत अदा करें कि वो विपक्ष सरकार का विरोध करते करते देश का ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जितने भी इल्जाम आज बीजेपी पर लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, करीबन 18 राज्यों में अब उसकी सरकार है, आरोप लग रहे हैं अलग अलग पार्टियों की जो कि लगातार कमजोर हो रही हैं पार्टियां, उनके लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आरोप भी लगना जरूरी है और लाजमी है। आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं पे तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है, कहीं पर खरीद फरोख्त नेताओं के साथ की जा रही है, आरोप जो भी लगे, लेकिन शायद अगर विपक्ष को बचाना है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी पर नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद विपक्षी पार्टियों पर है कि कैसे वो अपने कुनबे को एकजुट रखे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को अपने साथ रखे। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर बीजेपी वही करेगी, विपक्ष मुक्त भारत। नमस्कार। जब बर्दाश्त कहते बर्दाश्त की सीमा जो पार हो गई, तब हमने इस्तीफा दिया है। शिवपाल यादव जी का नाम हमारे पास कोई प्रस्ताव है, मैं ऐसा कोई विचार करूँ।